बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम जो है सेकंड नंबर का पाठ पढ़ रहे हैं, लेखन कला और शहरी जीवन। हमने जब पहला पाठ पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जो है हमें कहा था कि जो भाषा लिपि जो है उसका जो विकास हमने छोटे रूप में देखा था, वो बड़े रूप के अंदर जो है हम लेखन कला और शहरी जीवन पार्ट 2 में देख रहे हैं। तो आज जो है हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। अगली जितनी भी क्लासें हैं उसमें हम इस पे जो है विस्तार से चर्चा करेंगे, किस प्रकार जो है लेखन कला का विकास हुआ। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। अब जो शहरी जीवन है उसके बारे में हम बात करें तो शहरी जीवन की शुरुआत जो है कहाँ पर हुई थी? मेसोपोटामिया में हुई थी। यानी कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वहाँ पर जो है हमारे शहरी जीवन की शुरुआत हुई थी। फरात और दजला नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। और जो ये मेसोपोटामिया है वो दो नदियों के बीच में है, दजला और फरात नदियाँ, उनके बीच का जो इराक गणराज्य है। आपको सबको इराक के बारे में पता है, तो इराक गणराज्य का क्या है? ये हिस्सा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। अब जो ये मेसोपोटामिया है किस किस के लिए प्रसिद्ध है? एक तो ये शहरी संपन्नता, यानी कि यहाँ पर शहरी जीवन प्रणाली थी, तो उस कारण जो है ये क्या है, एक तरीके से जो है फेमस है। यहाँ पर विशाल समृद्ध साहित्य, यानी कि यहाँ पर जो साहित्य मिला है वो विशाल है, समृद्ध है, और गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि जो गणित है, गणित विषय है, और खगोल विद्या जो हमारे अंतरिक्ष से संबंधित होती है उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और उसका साहित्य पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों और उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में 2000 ईस्वी पूर्व के बाद फैला, जिसके फलस्वरूप उस समस्त क्षेत्र के राज्यों के बीच आपस में, यहाँ तक कि मिस्र की फराओं के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखा पढ़ी होने लगी। अब देखिए यहाँ की हम बात करें कि जो मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली है उसका साहित्य जो है पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है, उत्तरी सीरिया तथा तुर्की है ना, ये सब जगहों के नाम में ध्यान रखने हैं। उसमें 2000 ईस्वी पूर्व के बाद क्या ये फैला है, जिसके फलस्वरूप क्या है, उस समस्त क्षेत्र के जो राज्य हैं उसके बीच आपस में यहाँ तक कि जो मिस्र है, मिस्र में भी जो फराओं के साथ भी क्या है, मेसोपोटामिया की जो भाषा है, लिपि है, उसमें पढ़ी लिखी होने लगा है। नहीं, यानी कि जो है मेसोपोटामिया की भाषा जो है उसका फराओ जो जगह है वहाँ पर भी क्या होने लगा, उस भाषा लिपि में पढ़े लिखे होने लगी। यहाँ हम शहरी जीवन और लेखन के बीच के संबंधों में खोज करने का प्रयत्न करेंगे और फिर ये जानना चाहेंगे कि लेखन की सतत परंपरा से क्या क्या प्रतिफल प्राप्त हुए हैं। तो जो ये पाठ है इसमें हम ये पढ़ेंगे कि ये जो शहरी जीवन है और लेखन के बीच के जो भी संबंध है उसे खोज करने का प्रयत्न हम करेंगे, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि लेखन की जो स्वतंत्र परंपरा है उसे क्या क्या प्रतिफल प्राप्त हुए हैं। अभिलिखित इतिहास के आरंभिक काल में इस प्रदेश की मुख्यतः इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को नीचे विवरण देखेंगे, उसमें सुमेर और अक्कद कहा जाता था। अब देखिए जो मेसोपोटामिया का जो निचला भाग है ना, उसका जो शहरीकृत दक्षिण भाग है उसमें उसको दो भागों में बांट रखा, सुमेर और अक्कद के अंदर। 2000 ईस्वी के बाद जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। अब देखिए जो दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाने लगा, बेबीलोनिया कहा जाने लगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, लगभग 1100 ईस्वी पूर्व से जब असीरियाई ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया तब उस क्षेत्र को असीरियाई कहा जाने लगा। यानी कि जो असीरियाई क्षेत्र है 1100 में
उत्तर जो दिशा जो है उसमें अपना उन्होंने राज्य स्थापित कर लिया। तो इसको क्या करने कहा जाने लगा, असीरियाई क्षेत्र कहा जाने लगा। उस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन यानी सुमेरी थी। और जो ये असीरियन जो क्षेत्र है उसकी जो भाषा थी वो कौन सी थी, सुमेरियन भाषा थी। इसको सुमेरियन या सुमेरी भाषा कहा जाता था। धीरे धीरे हम देखेंगे 2400 ईस्वी पूर्व के आसपास जब अक्कादी भाषी लोग यहाँ आ गए तब अक्कादी ने सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। अब जो है अभी तक तो जो असीरियाई क्षेत्र है वहाँ कौन सी भाषा बोली जा रही है, सुमेराई भाषा बोली जा रही है। लेकिन अभी हमने ऊपर देखा कि जो दक्षिणी भाग है मेसोपोटामिया का उसको दो भागों में बांट रखा, सुमेर और अक्कद। तो अब जो सुमेरी लोग जब असीरियाई क्षेत्र में आ गए तो सुमेरी भाषा खत्म हो गई और उसकी जगह पर अक्कद भाषा शुरू हो गई, हमको ध्यान रखना है। अक्कदी भाषा सिकंदर के समय 336 से लेकर 323 ईस्वी तक कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ क्या होती रही, फलती फूलती रही। 1400 ईस्वी पूर्व से धीरे धीरे अरामाइक भाषा का भी प्रवेश शुरू हो गया और अब कुछ सुमेराई भाषा भी चलती रही, अक्कादी भाषा भी चलती रही। तो दो भाषाएं तो हो गई, इसके साथ साथ एक नई भाषा और आ गई, उसका नाम क्या हो गया, अरामाइक भाषा हो गई। और उसका भी क्या हो गया, धीरे धीरे प्रवेश शुरू हो गया। यह भाषा हिब्रू से मिलती जुलती है। अब जो इजराइल अभी भी है, इजराइल में हिब्रू भाषा बोली जाती है ना। तो जो ये अरामाइक भाषा थी वो हिब्रू भाषा से मिलती जुलती है। अभी भी हमारे यहाँ पर 22 प्रकार की भाषाओं को संविधान में क्या दे रखा है, भारत के अंदर भाई मान्यता दे रही कि 22 प्रकार की भाषा बोली जाती है। इसके साथ भी कई सारी भाषाएं स्थान विशेष की होती है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जो हिब्रू भाषा से क्या है, अराबिक भाषा मिलती जुलती थी। 1000 ईस्वी पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने लगी थी। यहाँ आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है और इराक के कुछ भागों में हिब्रू भाषा है, अरामाइक है, आज भी कुछ देशों के अंदर बोली जाती है। तो मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजों की जो शुरुआत है वो कब हुई, 1840 के दशक में हुई। मेसोपोटामिया कहाँ पर है, दजला और फरात नदियों के बीच में जो इराक गणराज्य है वहाँ पर स्थित है। मेसोपोटामिया की सभ्यता है, छोटी क्लास में भी आप पढ़ के आए थे, नील नदी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो जो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है उसकी खोज कब हुई, आप छोटी क्लास में नहीं पढ़ के आए, तो अब हम 11th में पढ़ेंगे। 1840 में जो है इसकी खोज हुई। वहाँ एक या दो स्थलों पर जैसे उरुक और मारी में जिन पर आगे चर्चा करेंगे, उत्खनन कार्य कई दशकों तक चलता रहा। अब जो है उत्खनन का मतलब क्या होगा, खुदाई, है ना। तो वहाँ पर दो जगह थी, एक तो जगह थी उरुक और दूसरा था मारी। तो वहाँ पर जो है कई सालों तक, यानी कि दशक मतलब कई वर्षों तक जो है खुदाई का काम चलता रहा। भारत में किसी भी स्थल पर इतने लंबे अरसे तक खुदाई की कोई परियोजना नहीं चली। और ये साथ में ये भी कह रहे हैं कि भाई भारत में ऐसी कोई जगह नहीं है जो इतनी लंबी खुदाई चली हो। इराक में ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है, उसकी खुदाई में क्या है, दशकों वर्ष लग गए। इन खुदाइयों के फलस्वरूप आज हम इतिहास के स्रोतों के रूप में सैकड़ों की संख्या में इमारतों, मूर्तियों, आभूषणों, कब्रों, औजारों और मुद्राओं का ही नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लिखित जो दस्तावेज है उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। और जो इन खुदाइयों से आज हमको बहुत सारी चीज़ें मिली है ना, घर भी मिले हैं, इमारतें मिली बड़ी बड़ी, मूर्तियाँ मिली है, आभूषण मिले हैं, कब्र मिली है, औजार हैं, कुछ मुद्राएं मिली मूर्तियों के रूप में, है ना। मूर्तियाँ मिली, मुद्राएं मतलब सिक्के जो मिले हैं, उनसे हम क्या कर रहे हैं, जो हजारों वर्ष पुरानी जो भी सभ्यता है उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उनको जो है दस्तावेजों के रूप में मानकर उन पर अध्ययन कर सकते हैं। यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख कई संदर्भों में किया गया है। अब लेकिन यूँ कह रहे हैं जो यूरोप वासी है उनके लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि जो बाइबल है उसका जो प्रथम भाग है ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें क्या है, कई संदर्भों में जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता का उल्लेख किया गया है। उदाहरण के लिए ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में शिमार का उल्लेख है,
जिसका तात्पर्य अर्थात सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि से है। शिमार जो शब्द यूज़ किया उसका मतलब था सुमेर में जो है ईंटों से बने शहरों की भूमि। ठीक है, यह अर्थ था। यूरोप के यात्री और विद्वान जन मेसोपोटामिया को एक तरह से अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे और जब इस क्षेत्र में पुरातत्वीय खोजों की शुरुआत हुई तो ओल्ड टेस्टामेंट से के अक्षरक्ष सत्य को सिद्ध करने का क्या किया गया, प्रयत्न किया गया। 19वीं सदी के मध्य से मेसोपोटामिया के अतीत को खोजे जाने के उत्साह में कभी कोई कमी नहीं आई और जो है 19वीं सदी तक क्या होता है, मेसोपोटामिया का जो अतीत है उसकी खोजें की जाने लगी और जो है बड़े ही उत्साह के साथ खोज की जाती रही। मतलब ये नहीं कि अगर कोई चीज़ मिल नहीं रही है तो उसकी खुदाई रोक दी गई, ऐसा नहीं हुआ। लगातार खुदाई जो है उत्साहपूर्वक खोदी गई। जब तक इस सभ्यता का अस्तित्व दिखाई नहीं दिया तब तक उस सभ्यता के लिए काम वहाँ पर चलता रहा। तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। देखिए, सन 1873 में एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा प्रारंभ किए गए खोज अभियान का खर्च उठाया, जिसके अंतर्गत मेसोपोटामिया में ऐसी पट्टी का खोज की जानी थी जिस पर बाइबल में उल्लिखित जल प्लावन की कहानी का अंकन था। अब देखिए कि जो है एक 1873 के अंदर जो ब्रिटिश समाचार पत्र है उसका ब्रिटिश म्यूजियम है, उसके द्वारा क्या है खोज अभियान के ऊपर जो है खर्च उठाया जाने लगा और जिसके अंतर्गत जो मेसोपोटामिया है उसमें एक पट्टिका की खोज की जानी थी जिस पर क्या है बाइबल जो है ना, ईसाई धर्म का जो ग्रंथ है उस पर जो भी उल्लेखित जल प्लावन की कहानी है उसका अंकन था। ये आपको ध्यान रखना है। 1960 के दशक तक ये समझा जाना था कि ओल्ड टेस्टामेंट की कहानियाँ अक्षरश सही नहीं है, लेकिन ये इतिहास में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के अतीत को अपने ढंग से अभिव्यक्त करती है। धीरे धीरे पुरातात्विक तकनीकें अधिक उन्नत और परिष्कृत होती गई। अब आगे क्या हुआ, जो 1960 का दशक है, हम अभी 1873 पढ़ रहे थे है ना। 1873 में एक कंपनी थी, उसने जो है ब्रिटिश म्यूजियम का खर्चा उठाने की जो जिम्मेदारी ली। उसके बाद हम आ गए 1960 के दशक पर, जिसमें बाइबल की जो ओल्ड टेस्टामेंट की कहानियाँ हैं वो सही है कि नहीं है ना। इतिहास में हुए जो भी महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो अतीत में क्या करते हैं, अपने ढंग से जो है अभिव्यक्त करते हैं किसी भी बात को। और धीरे धीरे जो पुरातात्विक तकनीकें थी वो क्या हुई, अधिक उन्नत होती गई और परिष्कृत होती गई। यानी कि जो भी पुरातात्विक जो तकनीकें थी, यानी जो खोज करने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी अपनाई गई, अब उसमें क्या आने लगी, आगे नवीनता आने लगी। इसके अलावा भिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाने लगा, यहाँ तक कि आम लोगों के जीवन की परिकल्पना की जाने लगी। और अब जो है अलग अलग जगह पर ध्यान फोकस किया जाने लगा और उसके आधार पर क्या किया जाने लगा, लोगों के जीवन की परिकल्पना की जाने लगी। बाइबल की कहानियों की अक्षरश सच्चाई को प्रमाणित करने का कार्य गौण हो गया। और आगे जो बाइबल है उसकी जो भी कहानियाँ हैं उसकी सच्चाई को जो है प्रमाणित करने का जो कार्य था वो क्या हो गया, आगे गौण हो गया। आगे के अनुभागों में हम जिन बातों पर चर्चा करेंगे उनमें से अधिकांश इन परवर्ती अध्ययनों पर आधारित। और अब जो हम पढ़ेंगे वो अलग अलग जो है टेक्नोलॉजी यूज़ की गई और अलग अलग टेक्नोलॉजी के आधार पर कैसे कैसे जो है खोजों का अध्ययन किया गया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपको घबराना नहीं, हर जगह पर खोज जहाँ की गई उन खोजों के लिए क्या किया गया, अलग अलग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया। देखो यहाँ वर्ल्ड का जो है मैप दिया रखा है, इसमें काला सागर, अराल सागर है ना, कुछ पर्वत श्रेणियों के बारे में बताया गया। जैसे भूमध्य सागर दिख रहा है एक तरफ, अरब सागर दिख रहा है ना यहाँ पर। तो इन जगहों का जो है यहाँ भूमध्य सागर यानी कि जो है दक्षिण, ये इधर पश्चिमी तरफ का जो है छोटा सा मैप दिया है। तो आपको ध्यान रखना है, पश्चिमी एशिया का मैप है ये, ठीक है।